Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से अवेल कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम लोग असर्शन एंड रीजन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं असर्शन रीजन, बिकॉज एग्जाम में ये देखे जा रहे हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर के आपको करा रही हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी असर्शन एंड रीजन से। तो आइए भाई, जल्दी से चैप्टर चल रहा है हम लोग का लाइफ प्रोसेस, आप हेडिंग लगा लीजिए असर्शन एंड रीजन। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे आपने पहले क्वेश्चन देख लिया होगा, मैंने यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद पहले उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर खुद से सॉल्व जो भी आ रहा है, मतलब चाहे गलत भी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार खुद से ट्राई करो। उसके बाद दिमाग लगाया अपना, जो भी तुम्हें लगा ABCD में से जो भी आंसर है लिख लिया उसको। अब वीडियो को खोल लो, मतलब कि वहाँ से रिप्ले कर लो एंड देन देखो क्या वही आंसर है जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ। डन। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। असर्शन है। असर्शन क्या होता है आपको पता है? असर्शन होता है मैम एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो बात बोली जा रही है। और रीजन होता है उसका कारण, मतलब कि जो वो बात बोली जा रही है क्या उसका रीजन सही है। ये असर्शन रीजन के अंदर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। चलिए, जैसे कि आपका पहला मतलब कि आपको असर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लांट लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट के पास कोई ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है जैसे ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में क्या होता है, पूरे की पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारे पास, यहाँ पे किडनी हमारे लिए काम कर रही हैं। तो प्लांट्स के पास बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। समझे वाला पॉइंट आप लोग? तो प्लांट्स लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। अब देखते हैं इसका रीजन सही है क्या। रीजन मैंने आपको पढ़ने का तरीका क्या बताया है, आप लगाएंगे यहाँ पे बिकॉज। क्या लगाएंगे आप यहाँ पे? बिकॉज लगाएंगे। क्योंकि मतलब ऐसा क्यों हुआ कि प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है? क्योंकि प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ये बोल रहे हैं कि प्लांट यूजुअली एब्जॉर्ब करते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका कोई मतलब रीजन ये इसका बैठता ही नहीं है सही। ये बात अपने में सही है कि प्लांट जो होते हैं वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर द असर्शन जो हमें यहाँ पे गिवन है कि प्लांट के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि प्लांट्स के पास कोई ऐसे हमारी तरह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन नहीं है। वो अपना एक्सक्रीशन किसके थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि वो ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट गैस होती है, उसको वो कहाँ से रिलीज करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। CO2 उनके लिए रेस्पिरेशन के दौरान वेस्ट गैस होती है, उसको भी वो कैसे रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स? स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं। अब जैसे गम्स, रेजिन्स, इन फॉर्म में वो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कुछ, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स के सॉल्ट होंगे, रफीट्स की फॉर्म में बताया था जमीकन वाले एक वेजिटेबल के अंदर। तो प्लांट क्या करेगा, उसको अबॉर्ट कर देगा उस पार्ट को। डन। तो इस तरीके से प्लांट अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं, बट देयर इज नो लाइक अ ऑर्गन। जैसे हमारे अंदर किडनी है जो हर वक्त ये काम कर रही है कि जो भी हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको मतलब जो लिक्विड वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम कौन कर रही है? किडनी कर रही है। बट प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोनों ही मतलब स्टेटमेंट है सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। भाई ये क्या मतलब हुआ कि प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है क्योंकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन। समझ में आने वाला क्वेश्चन आप लोगों को? अगर भाई आ गया तो जल्दी से बता दो। आ गया ना? अगर आ गया तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। पढ़ लिया क्वेश्चन? अब मैं कराऊँ? ओके। असर्शन है इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप लोग भूल गए हैं तो लेट मी रिकॉल यू कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है कि जब आपका जो ग्लूकोज होता है, देखो पहले तो ग्लूकोज पायरुवेट में ही टूटता है, पहले ग्लूकोज पायरुवेट में ही टूटता है, मतलब कि ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पायरुवेट में ही टूटेगा। डन। इतनी चीज समझ में आ गई? ओके। अब ये पायरुवेट का फेट है अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज एल्कोहल। तो इसमें एक एंड प्रोडक्ट एल्कोहल होता है। जैसे ये बात कर रहे हैं यीस्ट के अंदर,
क्योंकि हमारी बॉडी में एनारोबिकली जो होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जहाँ पे कमी होती है ऑक्सीजन की। तो एनारोबिक में यहाँ पे आप देखेंगे यीस्ट के अंदर हम देखते हैं ये पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है और यहाँ पे क्या बनता है, इथेनॉल, साथ में CO2 रिलीज होती है एंड साथ में स्टूडेंट आपकी ATP, मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। माय क्वेश्चन इज दिस फॉर यू कि कितने ATP बनते हैं यहाँ पे, जल्दी से आंसर करो, कितने ATP बनते हैं, जल्दी से ऑप्शंस दूँ, 38, 36, 2, 4, जल्दी से बताओ कितने ATPs का फॉर्मेशन होता है इन 4 ऑप्शन के अंदर से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। मैम बात तो बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों हुआ, अल्कोहल क्यों बनी, तो उसका रीज़न आप क्या बोल सकते हैं कि मैम या तो ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है जब भी ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो हम देखते हैं अल्कोहल कभी बन ही नहीं सकता, वहाँ पे CO2 वाटर एंड 38 ATPs का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज। अब आप क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिकॉज, क्योंकि देयर इज एन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का इनकम्प्लीट, मतलब कि पूरी तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए हम देखते हैं कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है आपकी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। डन, ये चीज़ समझ में आ गई है, यस मैम ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। लीजिए भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है, असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगी। समझ में आने वाली चीज़ें नहीं आई, चलिए बताओ, रेड हार्ट कमेंट करो इसी बात पे। चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो भाई आंसर भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, कर लिया, अब आ जाओ। देखो, असर्शन, इन प्लांट्स देयर इज अ नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। करेक्ट, देखिए प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लांट्स के हर पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है एनवायरनमेंट के, तो वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड खुद से पूरी कर सकता है। बट हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हम लोग जो मतलब हमारी सेल्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। मान लो मैं बात करने लगूँगी स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल की बात, तो भैया वो अंदर है बिल्कुल, वो कहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, नहीं, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स प्लांट के इसलिए ही प्लांट को कोई स्पेशलाइज ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमें तो है, हमें लंग्स, हमारे पास पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स का पूरा वो है, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के प्लांट को किसी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है। असर्शन तो सही है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, क्योंकि मैम एक तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उनको कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, उनको इतनी डिमांड नहीं है। तो बिकॉज प्लांट्स डू नॉट हैव अ ग्रेट डिमांड्स ऑफ गैशियस एक्सचेंज, क्योंकि प्लांट्स को स्टूडेंट क्या हम लोग देखते हैं कि गैशियस एक्सचेंज की ज़्यादा डिमांड हमें देखने के लिए नहीं मिलती। तो असर्शन भी सही है स्टूडेंट्स, इसका रीज़न भी ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। समझ में आई वाली चीज़ें नहीं आई, अगर आ गई है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो जल्दी से। चलो भाई आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपका नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। चलिए आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट असर्शन। चलो भाई पढ़ो जल्दी से। बाइल इज असेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। देखिए करेक्ट, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे बाइल के बारे में पढ़ाया था। तो बाइल क्या है, बाइल एक ऐसा सब्सटेंस है जो लिवर बनाता है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, एंड स्टोर्ड इन, और कहाँ पर स्टोर्ड होता है स्टूडेंट, ये गॉल ब्लैडर में, एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। इसमें आपको मैंने बताया था कि बाइल के अंदर कुछ सॉल्ट्स होते हैं, बेसिकली कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, और ये क्या करते हैं, ये दोनों ही सॉल्ट फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे आगे उनको तोड़ना और आसान हो जाए। जब पैनक्रियास से एंजाइम आएंगे तो वो उस फैट को अच्छे से तोड़ सकते हैं। तो हम ये देखते हैं ये क्या कर देते हैं, ये इमल्सीफाई कर देते हैं फैट को, इमल्सीफाई द फैट। इमल्सीफाई का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। क्या मतलब होता है इमल्सीफाई का, इमल्सीफाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स आपका breakdown of fat into smaller particle, into smaller
पार्टिकल। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में आया? यस मैम। तो अब हमने ये चीज़ सारी पढ़ ली कहानी बाइल की। बाइल आया था, बाइल सब पढ़ा दिया मैंने। अब पढ़ लो असर्शन। तो असर्शन क्या कह रहा है? बाइल इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ लिपिड। लिपिड इज बेसिकली फैट। तो मतलब ये बात सही है। अब बिकॉज, क्योंकि बाइल जूस कंटेन एंजाइम्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस पॉइंट को लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि उसके अंदर होते हैं सॉल्ट्स प्रेजेंट, और वो सॉल्ट्स बेसिकली फैट को इमल्सिफाई कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन तो सही था, बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका सी होगा। समझ में आया वाला पॉइंट? आप इस चीज को लिखो कि बाइल जूस डज नॉट या डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम्स। डन। आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ जाऊं? चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका आप लोग। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ भाई, पॉज करो वीडियो को। आओ भाई देखो, असर्शन क्या है? असर्शन है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन मेनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेनली, इन्होंने ये बोला है। तो स्टूडेंट्स ये बात मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 90% क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है एंड डाइजेशन होता है। मतलब जितना भी डाइजेशन स्टमक, माउथ, जहां पर भी हुआ है, उसका पूरा का पूरा डाइजेशन कहां पर कंप्लीट होगा? आपका कंप्लीट डाइजेशन की साइट क्या है आपकी? वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले कहां पर डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट्स? वो पहले माउथ में डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ सलाइवरी अमाइलेज इनटू किसमें? माल्टोज में। स्टार्च होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट, एंड स्टार्च इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब जितना भी आपको कार्बोहाइड्रेट बचता है वो रिमेनिंग कहाँ पर डाइजेस्ट होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है, असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब बिकॉज लगा लो। बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम लैक्टेज। देखो पहली बात तो बात चली थी कार्बोहाइड्रेट की, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन लैक्टेज, ये कहाँ से आ गया? तो मैम मतलब कि ये असर्शन से तो कोई मेल नहीं खाता, असर्शन से ये मेल नहीं खाता है। अब हम देखेंगे ये करेक्ट है नहीं। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स, पैनक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम लैक्टेज। देखिए स्टूडेंट्स, पैनक्रियाटिक जूस में लैक्टेज नहीं प्रेजेंट होता है। क्या? पैनक्रियाटिक जूस में लैक्टेज नहीं प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका इंटेस्टाइनल जूस में। तो आपका रीजन हो जाएगा गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका आंसर हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो यहाँ पर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। फॉर श्योर आपके एरोबिक में कितना होता है स्टूडेंट्स? 38 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, और इसमें कितने बनते हैं एनारोबिक में? आपके एनारोबिक में बनते हैं स्टूडेंट्स आपके 2 एटीपी। कितने बनते हैं स्टूडेंट्स? आपके 2 एटीपी बनते हैं। तो मैम आपका असर्शन हो जाएगा सही, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट्स एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात सही है, रीजन भी मतलब कि सही है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बट क्या तुम्हें यहाँ पे ये चीज, एक मिनट, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर लेस एनर्जी, ओ उल्टा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एरोबिक में लेस एनर्जी बोल रखी है, बट यहाँ पर हमें कितनी चाहिए होती है? ज्यादा एनर्जी होती है ना हमारी। एरोबिक में 38 एटीपी बनते हैं। तो असर्शन आपका गलत हो जाएगा बट रीजन आपका सही हो जाएगा। क्या? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन है स्टूडेंट्स, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक इन नेचर। आर्टरीज की थिक वॉल होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है। आर्टरीज की क्या होती हैं स्टूडेंट्स? थिक वॉल होती हैं। आर्टरीज की वॉल थिक होती हैं। ये हो गई थिक वॉल ऑफ आर्टरीज, थिक वॉल ऑफ आर्टरीज। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? इसका रीजन होना चाहिए क्योंकि मैम आर्टरीज जो हैं जब वेंट्रिकल पुश करते हैं ब्लड को, तो वेंट्रिकल का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो वेंट्रिकल से जब ब्लड आता है वो बहुत ही मतलब बहुत ही तेज़ी से आता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से वो पुश करते हैं। तो बेसिकली आर्टरीज ही ब्लड लेकर आ रही हैं बॉडी की तरफ। तो अगर आर्टरीज की वॉल पतली होगी तो आर्टरीज फट जाएंगी। तो इसका यही रीज़न होता है कि आर्टरीज की वॉल थिक होती है। डन। बिकॉज आर्टरीज हैव टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि आर्टरीज को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? ब्लड को कहाँ ले जाना पड़ता है? हार्ट से दूर ले जाना पड़ता है। तो असर्शन रीजन सही है, बट यहाँ पर ये इसका रीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टरीज थिक है, इसका रीजन ये तो नहीं होगा ना।
क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्या रीज़न है? क्योंकि वो क्या कर रही हैं, वो वेंट्रिकल से जो पुश हुआ हुआ ब्लड है उसके प्रेशर को रेजिस्ट कर रही हैं। समझ गए वाला पॉइंट है? नहीं समझा आप जल्दी से बताइए भाई। तो ऑप्शन विल बी बी। डन। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर। ऑफ कोर्स मैंने आपको तीन कैटेगरीज पढ़ाई थी, 2 चेम्बर हार्ट, 3 चेम्बर हार्ट, 4 चेम्बर हार्ट। 4 चेम्बर हार्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें आपके 2 एट्रियाज होते हैं इस तरीके से, ये 2 एट्रिया होते हैं, इसको ऑरिकल्स भी बोलते हैं, एट्रिया को ऑरिकल्स भी बोलते हैं। तो कहीं पे ऑरिकल्स मिल जाए तो घबराना मत। और यहाँ पे 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, तो इसका मतलब मैम दोनों मिला के 4 हो जाएंगे। करेक्ट। 2 ये देखो, 2 ये, 1 2 3 4। अब मैंने आपको बताया था ये काम जो 4 चेम्बर हार्ट होता है वो होता है मैमल्स में एंड बर्ड्स में। डन। फिर मैंने आपको 3 चेम्बर हार्ट के बारे में पढ़ाया था, याद है नहीं याद है? जल्दी से बताओ ज़रा, याद है नहीं याद है? यस मैम याद तो है। 3 चेम्बर हार्ट में क्या होता है? 3 चेम्बर हार्ट के अंदर हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे होते हैं आपके 2 एट्रिया, बट वेंट्रिकल एक होता है। कितना? वेंट्रिकल एक ही होता है, कुछ ऐसा होता है ऐसे। तो ये किस में देखा जाता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल में। और रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट यहाँ पर, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है बट उसके पास 3 चेम्बर हार्ट नहीं होता, उसके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है, तो आप उसको एक्सेप्शन में यहाँ पर डालते हैं। डन। समझो भाई, इतना बड़ा वो है वो ऑर्गेनिज्म, उसको 3 चेम्बर हार्ट दोगे, बुरा नहीं मान जाएगा वो? हाँ। तो अब फिर एक कैटेगरी पढ़ाई थी मैंने आपको 2 चेम्बर हार्ट वाली, 2 चेम्बर हार्ट वाली। उसमें मैंने आपको बताया था एक एट्रिया होगा और एक आपका वेंट्रिकल होगा, एक एट्रिया होगा और एक वेंट्रिकल होगा। ये मैंने आपको किसके अंदर बताया था? ये मैंने आपको बताया था फिशेस के अंदर। किसके अंदर बताया था स्टूडेंट्स? ये बात मैंने आपको फिशेस के अंदर बताई थी या नहीं बताई थी? जल्दी से बताइए। तो ये कैटेगरीज मैंने आपको पढ़ाई थी। तो मैम ह्यूमन हार्ट तो मैमल्स में आते हैं हम लोग, तो ये बात तो मैम बिल्कुल सही हो गई। डन। असर्शन करेक्ट है। बिकॉज अब ऐसा क्यों है? बिकॉज वेना कावा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। अच्छा, ये बोल रहे हैं ये लोग कि हार्ट को सप्लाई जा रही है वेना कावा के थ्रू, बट वो एक आर्टरी होती है। मेरा क्वेश्चन है, क्या वो आर्टरी होती है? बताओ ज़रा, आर्टरी होती है नहीं होती? वो नहीं मैम, वो आर्टरी नहीं होती। वो क्या होती है स्टूडेंट्स? वो एक वेन होती है। तो इसकी वजह से रीज़न हो गया गलत। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। असर्शन सही है और रीज़न गलत है, तो आंसर विल बी सी। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपका सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन। आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। देखो भाई, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। असर्शन, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल भाई, एनर्जी की ज़रूरत है हमें हर लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने की। लाइफ प्रोसेस में से न्यूट्रिशन हो गया, आपको बताया भाई आपको खाना खाना है, आपको ऐसे फिजिकल मूवमेंट करनी है, कुछ भी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में चलेगी, उसके लिए एनर्जी लगेगी। तो मैम न्यूट्रिशन के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी है। रेस्पिरेशन, भाई वहाँ पे तो एटीपी बन रही है और आपको वैसे भी सांस लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराने के लिए एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए हम लोग क्या चाहिए होती है स्टूडेंट्स? एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो मैम असर्शन तो सही हो गया। आप लगाओगे बिकॉज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो एनर्जी है वो लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? और एनर्जी कहाँ पर बनती है स्टूडेंट? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो ये असर्शन रीजन दोनों ही सही है। रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। समझ में आई वाली चीज़ कि एनर्जी जो होती है वो बहुत रिक्वायर्ड होती है। और एनर्जी कहाँ पर बनती है? एनर्जी बनती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो असर्शन है पढ़िए। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। ओके, असर्शन बोल रहा है स्टूडेंट्स के जो कार्टिलेज होता है हमारा, मतलब थ्रॉट में, मतलब कार्टिलेज नहीं, थ्रॉट में हमारी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ये बात आपको अच्छे से पता है कि भाई इनकम्प्लीट रिंग्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई। अब रीज़न देखते हैं, बिकॉज ऐसा क्यों? तो क्या फ़ायदा है उन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की रिंग्स का प्रेजेंट होने का? क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज दीज इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। क्योंकि ये इंश्योर करती हैं कि एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जब आप ऐसे ब्रीद आउट करते हैं, ब्रीद इन नहीं, जब आप ब्रीद आउट करते हैं, ऐसे आपने ली ब्रीद इन, जब आपने ब्रीद आउट करा
ऐसे जब आपने ब्रीद आउट करा तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पैसेज में एयर नहीं होती है। अब अगर एयर नहीं होती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे कि आपकी जो मसल मतलब जो आपका मसल है थ्रोट का वो आपस में मिल जाएगा। तो ये ना मिले, ये ऐसे ना मिले, ये इंश्योर करती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इनको आपस में नहीं मिलने देती हैं और यही रीज़न होता है कि आपका जो थ्रोट होता है या फिर आपका जो ट्रैकिया होता है, एयर पैसेज होता है, वो कोलैप्स नहीं करता है। तो इसका रीज़न भी सही है स्टूडेंट्स और इसका असर्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, असर्शन। पायरुवेट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। पायरुवेट जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। डन? समझ में आई वाली चीज़ आप लोगों को? अच्छा, ये बात होती है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है वो। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो होता है वो होता है आपका C6H12O6, मतलब कि ये होता है आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। बट पायरुवेट जब बनता है ना इससे, तो मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई भी होगी रिएक्शन के अंदर कि पायरुवेट के आपको 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन का होता है। पायरुवेट का एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होता है और यहाँ पे 2 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन के होते हैं, तो अल्टीमेटली हमें 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इसलिए हम लिखते हैं पायरुवेट 2 किसके बने हुआ होता है? 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं। तो भाई असर्शन तो गलत हो गया क्योंकि इसने लिख दिया यहाँ पे 6 कार्बन। डन? बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन द साइटोप्लाज्म एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पायरुवेट होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रिपेयर करा होता है। आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि जो पायरुवेट होता है स्टूडेंट, आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रिपेयर होता है। ये पॉइंट पता है ना आप लोगों को? ये बात अच्छे से मैंने आपको बता रखी है। तो रीज़न तो सही है मैम, बट असर्शन इज फॉल्स। तो असर्शन आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका डी हो जाएगा। डन? आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉलिकुलर मूवमेंट्स आर नीडेड फॉर लाइफ। ओके, जो मॉलिकुलर मूवमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बेसिकली ये लोग बात कर रहे हैं सेल्स की एक तरीके से। बिकॉज बॉडी स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ दीज मॉलिक्यूल नीड कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब आप मान लीजिए मूवमेंट कर रहे हैं, तो दिस मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द लिविंग प्रॉपर्टी ऑफ योर सेल। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो इसी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मतलब जैसे सेल्स की अगर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको कंटिन्यूस रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। समझिए वाला पॉइंट? तो इसका असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। डिफ्यूजन डज नॉट मीट हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि डिफ्यूजन जो होता है वो किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की नीड को पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज़ का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। तो हम ये चीज़ सही बोलेंगे कि डज नॉट मीट, ये बात सही है, असर्शन सही है। बिकॉज डिफ्यूजन इज अ फास्ट प्रोसेस। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? स्लो प्रोसेस होता है बट अकर्स एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। होता सरफेस पर है बट ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अगर यहाँ पे स्लो लिखते तो असर्शन भी सही था, रीज़न भी सही था और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। बट यहाँ पर असर्शन सही है एंड रीज़न गलत है, तो आंसर विल बी सी। क्योंकि डिफ्यूजन फास्ट प्रोसेस नहीं होता स्टूडेंट। अगर आप मान लो आप एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सर से पैर तक लेके जाओगे ना, तो आपको 3 साल लग जाएंगे, मतलब यहाँ से लंग से पैर तक जाने के लिए, अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जाने लगी तो समझ गए। तो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की नीड को पूरा नहीं कर सकता है डिफ्यूजन। आगे बढ़ जाऊँ, चलिए अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14। तो असर्शन देखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ओके, गार्ड सेल क्या थी? गार्ड सेल ऐसे बीन शेप्ड सेल्स थी, ये थी आपकी गार्ड सेल्स। और इनके अराउंड क्या था स्टूडेंट्स? इनके अराउंड थी सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स थी स्टूडेंट्स इनके अराउंड। अब हमने एक चीज नोटिस करी थी यहाँ पे कि ये बोल रहे हैं कि जो गार्ड सेल मतलब जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, ये है स्टोमेटल पोर, दिस इज स्टोमेटल पोर। तो ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है गार्ड सेल पर डिपेंड करती है। बिल्कुल करेक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जब गार्ड सेल में पानी भरता है तो ये गार्ड सेल ऐसे टर्जिड हो जाती हैं एंड ये ऐसे खुल जाती, मतलब फूल जाती हैं, तो स्टोमेटल पोर यूँ खुल जाता है। और जब गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है तो वैसे श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटल पोर ऐसे बंद हो जाता है। तो इट मीन्स कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है गार्ड सेल के
के अंदर पानी का मूवमेंट और आउट, मतलब कि अगर पानी अंदर है, जैसे मान लो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है ना, तो पानी अंदर है तो स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटल पोर ओपन। और अगर ये आपकी जो गार्ड सेल है, अगर इसमें से पानी निकल गया है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से पानी अगर लूज हो गया है तो यहाँ पे स्टोमेटल पोर क्लोज है। क्या है स्टूडेंट्स? स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है, समझे? अब आते हैं स्टूडेंट्स रीजन पर। तो रीजन क्या होगा? स्टोमेटल पोर आर द साइट। तो ये तो बात सही है असर्शन की। अब बिकॉज ला के आप रीजन पढ़ेंगे, तो बिकॉज रीजन है स्टोमेटल पोर आर द साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स रीजन अपने आप में तो सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है कि स्टोमेटल पोर जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि स्टोमेटल पोर से यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, CO2 अंदर और O2 बाहर। बट ये इसका तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। उसका रीजन क्या होना चाहिए था? वही एंट्री ऑफ वाटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर होना चाहिए था, बट ये उसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? बी विल बी द आंसर। क्या? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन? जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जरा जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन। देखिए स्टूडेंट्स, यूरिन इज बेसिकली द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी। जो लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट है वो है वो, उसके अंदर आपका यूरिया हो गया, आपका वाटर हो गया, आपके कुछ सॉल्ट्स हो गए, कुछ आयन हो गए, वो उसके अंदर प्रेजेंट है। यूरिन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि अनडाइजेस्टेड फूड का मतलब हम लोग क्या करें, ऐसे यूरिन ऐसे नहीं बन रहा है। नेक्स्ट असर्शन गलत है। फिल्टर, किडनीज फिल्टर द वेस्ट एंड प्रोड्यूस यूरिन। हाँ, ये आप बोल सकते हैं, किडनी जो होती हैं वो वेस्ट को फिल्टर करती हैं, जैसे यूरिया वगैरह को, जितना भी लिक्विड वेस्ट होता है उसको फिल्टर करती हैं, वहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। बट यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किसी अनडाइजेस्टेड फूड के फिल्ट्रेशन से नहीं है। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो हटा दूँ मैं इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताइए। मैम असर्शन गलत है एंड रीजन ट्रू है, तो आंसर विल बी असर्शन गलत एंड रीजन ट्रू। नेक्स्ट 16th question, the inner lining of small intestine has a numerous finger-like projections called villi। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से बताई थी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल कोई सीधी वॉल्स नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये बोर्ड में भी बहुत पूछा जाता है। तो उसकी वॉल्स कैसी हैं? ऐसे आबड़ खाबड़ वॉल हैं ऐसे। तो एक वॉल अगर मैं बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ तो हम ये देखेंगे, इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगी ऐसे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? विलाई। क्या बोलेंगे? विलाई। एंड विलाई के ऊपर यहाँ पर आपको मिलेंगी माइक्रो विलाईज, ऐसे बड़ी बड़ी करके अगर बना दूं मैं, क्या मिलेंगे? ऐसे ऐसे माइक्रो विलाईज आपको मिल जाएंगी। तो ये जो विलाई है ना स्टूडेंट्स, ये जो विलाई है यहाँ पर, दिस विलाई, ये क्यों है? क्योंकि ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है फॉर द एब्जॉर्प्शन। हम ये देखते हैं यहाँ से जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं वहाँ से इन माइक्रोविलाइज के थ्रू, जो जैसे ग्लूकोज है, यहाँ पे ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब होगा, तो वो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं उनमें डाल दिया जाता है एंड अल्टीमेटली वो ऐसे एब्जॉर्ब होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो इनर लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपको नजर आ रही है, इनको हम विलाई ही बोलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन इज ट्रू। अब रीजन देखेंगे इसका, बिकॉज द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्यों है कि विलाई जो होती हैं मैम वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं? वो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। समझ में आई वाली चीज़ें? नहीं आई समझ में? तो इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। डन, आगे बढ़ जाऊँ? चलिए मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आंसर विल बी ए। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका आंसर ए हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, असर्शन है इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। ये बात आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास जो ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल है, क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपकी ब्लड वेसल। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इसके अंदर एक इस तरीके से आपको क्या मिलेगी, कैसे सेल घूमती हुई आपको नजर आएगी। रुक जाओ यार, क्या ही बनी है, ऐसी होती है बाइकॉनकेव शेप की,
आई नो कि आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझें आप। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे देयर इज एक प्रोटीन पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब एक प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन को पिक करता है। इसके पास, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 साइट होती हैं ऑक्सीजन की, मतलब कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ईजिली कैरी कर लेता है। क्या कर लेता है, ईजिली कैरी कर लेता है। ये आपका आरबीसी में क्या है आपका, ये है हीमोग्लोबिन। बट जब इसके साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो हम इसको बोलने लगते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो मैं बोल सकती हूँ उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब ये हीमोग्लोबिन है तो ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में यूज़ होने वाली गैसेस को इधर से उधर कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। तो मैम ये बात तो बिल्कुल सही है कि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। बिकॉज अब हम देखेंगे, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, करेक्ट, एक प्रोटीन का टाइप है विच इज़ अ हाई एफिनिटी फॉर CO2। ये गलत है बस, ये एक प्रोटीन है, ये बात बिल्कुल सही है, बट इसकी एफिनिटी जो हाई होती है वो CO2 के लिए नहीं होती हाई, वो होती है ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए हाई होती है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन के लिए हाई होती है, जिसकी वजह से इसका रीज़न गलत हो जाएगा, असर्शन सही हो जाएगा। डन। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। समझ में आई वाली चीज़ें, नहीं आई समझ में, जल्दी से भाई आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, आओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, द प्लांट स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन दियर बॉडी पार्ट्स। ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ किसको, वेस्ट को अपने बॉडी पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, जैसे वैक्यूल्स वगैरह में। चलो ठीक है। बिकॉज रफीड्स आर द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, रफीड्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रफीड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे जमीकन नाम का एक फ्रूट आपने देखा था, फ्रूट या वेजिटेबल आप उसको बोल सकते हैं। देखिए ऐसा था वो, कुछ ऐसा होता है वो गोल सा। तो हम ये देखते हैं ना, इसके ऊपर ना देयर इज अ, इस तरीके से ना ऐसे इसके ऊपर एक कांटे प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बोलते हैं रफीड्स। क्या बोलते हैं हम इनको, हम इनको बोलते हैं रफीड्स। रफीड्स, अब रफीड्स क्या है स्टूडेंट, ये एक सॉलिड वेस्ट है जो कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट्स का सॉल्ट जो होता है वो इसके अंदर स्टोर रहता है, विच इज़ नॉट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। क्या, जो प्लांट के लिए यूजफुल नहीं होता है, तो रफीड्स होते हैं ये। तो अब ये बोल रहे हैं कि प्लांट जो होता है वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा है अपने बॉडी पार्ट में। अब आप रीजन लगाओ जरा इसका, बिकॉज रफीड्स आर द सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। क्या आपको ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लग रहा है, नहीं भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों ही रीजन, मतलब असर्शन रीजन सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि रफीड्स है सॉलिड वेस्ट, बट वो इसका रीजन थोड़ी हो जाएगा कि उसने स्टोर कर रखा है। दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। डन, समझ में आई वाली चीज। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 19, द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इज ऑलवेज इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड। देखिए आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट्स कि जाइलम जो होता है, जाइलम कैसा था, जैसे मान लो ये आपका प्लांट है एंड ये उसकी रूट है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ से जाइलम वेसल्स रहेंगे, और वो जो जाइलम वेसल होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, जाइलम वेसल्स क्या करती हैं, जाइलम वेसल नीचे से पानी को यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है नीचे से, एंड वो अल्टीमेटली जाइलम वेसल के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। बट हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि सिर्फ पानी अपवर्ड डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता, हमेशा अपवर्ड। रूट टू लीव्स, क्या, रूट टू लीव्स हमेशा अपवर्ड होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, एंड रूट टू लीव्स होगा, रूट टू लीव्स एंड स्टेम वगैरह जहाँ पर भी ये जाएगा। डन, बट ये कभी भी नीचे नहीं आएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये ना एक नेगेटिव प्रेशर के तरह के इन्फ्लुएंस में ऊपर जा रहा है। नेगेटिव प्रेशर क्यों, देखिए नेगेटिव प्रेशर इसलिए क्योंकि ऊपर से इवापोरेशन हो रहा है, क्या, धूप पड़ रही है, तो स्टोमेटा से पानी लूज हो रहा है इवापोरेशन की फॉर्म में, तो जिसकी वजह से पानी एक सक्शन की वजह से ऊपर चढ़ रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो असर्शन तो सही है, एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू लो प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन, करेक्ट। और जो ये अपवर्ड मूवमेंट है ना, पानी की ऊपर की तरफ की जो मूवमेंट है, ये ट्रांसपिरेशन की वजह से है। किसकी वजह से स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन की वजह से, क्योंकि स्टोमेटा में से पानी लूज हो रहा है, एंड पानी लूज होने की वजह से पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। डन,
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका रीजन भी सही है और इसका असर्शन भी सही है, एंड असर्शन इज द करेक्ट, वो सॉरी, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। समझ में आई वाली चीज़ है, नहीं समझ में आई? डन, आगे बढ़ जाऊँ, ले लो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। करेक्ट, फोटोसिंथेसिस जो होता है स्टूडेंट वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के अंदर होता है, क्योंकि आपको पता है ग्रीन पार्ट में क्यों होता है, क्योंकि मैम देयर इज अ ऑर्गेनली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है एक ऐसी ऑर्गेनली होती है इस तरीके से, इस तरीके से होती है, एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे बीच में, यहाँ पर ऐसे क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है? क्लोरोफिल, एंड ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए आपको वो बॉडीज़ भी ग्रीन कलर की होती हैं, तो आपको वो ग्रीन कलर का पार्ट नजर आता है, एंड वहीं पर ही फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि बेसिकली क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड इसलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है स्टूडेंट्स? ग्लूकोज बनता है। तो ये तो सही हो गया। क्या चीज़ सही हो गई मैम? ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। चलो, बिकॉज फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस इन लीव्स। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसने एक गलती करी, ऑलवेज लिखकर, हमेशा लीव्स में होगा, ये बात गलत है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इवन इन लीव्स एंड स्टेम ऑल्सो। कभी कभी आप देखेंगे जो आपको हार्बेशियस स्टेम नजर आती है ना, जो ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है। तो जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और सिर्फ लीव्स में ही नहीं, स्टेम तक में फोटोसिंथेसिस होता है। तो रीज़न इसका गलत हो जाएगा, असर्शन इसका सही हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्या होगा स्टूडेंट? इसका रीज़न फॉल्स हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाऊँ मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स अगर आप असर्शन पढ़ेंगे, द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन एट रेस्ट इज अबाउट 80 पर मिनट। ओके, ये बोल रहे हैं कि जो एवरेज हार्ट क्या है, एवरेज हार्ट बीट है किसी भी पर्सन की, वो 80 पर मिनट है। तुम लोगों को ये चीज़ लगती है कि 80 पर मिनट होती है किसी भी एवरेज पर्सन की हार्ट बीट? लगता है नहीं लगता है? नहीं मैम, आपने तो हमें बताया था कि 72 पर मिनट होती है, मतलब कि 72 टाइम्स पर मिनट। तो ये 80 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये तो गलत है, असर्शन तो गलत हो गया। अब रीजन पढ़ लो जरा। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट हार्ट बीट। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से पता है। हार्ट बीट क्या होती है, ये बात मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, जहाँ पे मैंने आपको हार्ट बीट का टॉपिक पढ़ाया था। तो हार्ट बीट बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? हार्ट बीट है आपका कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या, रिलैक्सेशन। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट हार्ट बीट। ये बात बिल्कुल सही है, बट असर्शन तो गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्या? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ में आई वाली चीजें? नहीं आई समझ में? यस मैम समझ में आ गई। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, यूरेटर्स आर द ट्यूब विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। ओके डन। देखिए यहाँ पर आपकी 2 किडनीज हैं, देखो स्टूडेंट्स, ये हैं आपकी किडनीज। क्या है ये है किडनी। ये जो पतली पतली ट्यूब्स आप किडनी से निकलते हुए देख लें, इनको हम बोलते हैं यूरेटर। एंड ये जो बैग है, दिस इज कॉल्ड यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर एंड दिस पार्ट इज द यूरेथ्रा। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट, जो यूरिन होता है वो किडनी में फॉर्म होता है, और कौन बनाता है उनको बनाता है नेफ्रॉन। कौन बनाते हैं? नेफ्रॉन्स बना रहे हैं। देन अल्टीमेटली वो जो यूरिन है वो जाएगा यूरेटर में, एंड देन यूरेटर से वो कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है? आपका यूराइनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है, एंड देन यूरेथ्रा से होता हुआ बॉडी से बाहर चला जाता है। डन। तो मतलब कि यूरेटर आर द ट्यूब्स विच कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। असर्शन सही है बिल्कुल, बिकॉज यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरेथ्रा। अच्छा, असर्शन सही है। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है? यूरेथ्रा में। हमने तो नहीं सुना कभी, हमने तो ये सुना है कि यूराइनरी ब्लैडर में।
हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, ये बैग होता है जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। यूरेथ्रा तो वो पाथ है जिसके थ्रू यूरिन पास होगा बॉडी से। तो स्टूडेंट्स रीज़न गलत है। अगर यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट यहाँ पर यूरेथ्रा लिखा हुआ है इसलिए गलत है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका असर्शन तो ट्रू हो जाएगा बट रीजन आपका फॉल्स रहेगा। लो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाऊँगी। यस मैम, आ जाइए नेक्स्ट पढ़ो भाई। वेंट्रिकल्स हैव अ थिकर वॉल्स देन ऑरिकल्स। देखिए मैंने आपको बताया था ऑरिकल्स इज बेसिकली एट्रिया। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मान लीजिए ये हार्ट है आपका, तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है स्टूडेंट, ये है आपके वेंट्रिकल्स। क्या है, ये है आपका वेंट्रिकल। हम ये देखते हैं वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं, वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वो थिक होती हैं। वो थिक क्यों होती हैं, क्योंकि उनको अल्टीमेटली ब्लड को पुश मारना है। और वो पुश कैसे मारेंगे, उनको ना अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना होता है ब्लड को। तो बहुत ही तेज़ी से ब्लड को पुश मारते हैं हार्ट में से। तो एक बात बताओ, अगर आपने मसल पतली रखी या वॉल पतली रखी तो वो फटनी चाहिए। मतलब आपने कोई चीज़ पतली ले रखी है बहुत ही, और आप उसमें बहुत ही प्रेशर का काम करा रहे हो उसके साथ, तो फट जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको हम ये देखते हैं वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है, क्योंकि इसको एंटायर बॉडी को इसको एंटायर बॉडी को ब्लड को पुश मारना होता है। क्या मारना होता है, पूरी एंटायर बॉडी को ब्लड पुश मारना होता है। इसलिए हम देखते हैं वेंट्रिकल की वॉल्स थिक होती हैं एज कम्पेयर टू ऑरिकल्स। स्टेटमेंट सही है। बिकॉज वेंट्रिकल हैव टू पम्प ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन विद ग्रेट प्रेशर। रीज़न भी सही है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को बहुत ही ग्रेट प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करना होता है, मतलब कि हार्ट से निकालना होता है। समझे वाला पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड रीज़न इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन। चलिए नेक्स्ट। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, असर्शन। कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। फॉर श्योर मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी। कैपिलरीज स्टूडेंट्स कुछ ऐसी होती हैं, देखिए जिस कैपिलरी बता रही हूँ मैं आपको, ये आपकी कैपिलरी है। तो हम ही देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ ऐसे एपिथेलियल सेल्स की ऐसे लाइनिंग होती है और वो बहुत ही पतली होती है। जैसे मैंने आपको बताया था नेट का दुपट्टा, ऐसा। इस तरीके से। तो कैपिलरी की वॉल बहुत ही थिन होती है, बहुत ही थिन होती है, इसलिए ब्लड वेसल। इसलिए हम देखते हैं ये जो आपकी कैपिलरी है ये एक्सचेंजिंग पार्ट में बहुत यूजफुल है। एक्सचेंजिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, मतलब कि जहाँ पर चीज़ों का एक्सचेंज होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। समझे वाला पॉइंट आप लोग। तो हम ये देख रहे हैं कि मैम चलिए ये बात सही है। नेक्स्ट, बिकॉज अब आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या होना चाहिए था, ये कुछ एक्सटेंडिंग पार्ट वाला कि मैम ये पतली है तो इसकी वजह से चीज़ें आसान इधर से उधर आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती हैं। इसका रीज़न देखो क्या लिखा है वहाँ पे, कैपिलरीज कनेक्ट द ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज एंड वेन। देखिए स्टूडेंट, ये रीज़न अपने आप में बिल्कुल सही बात है। कैपिलरीज क्या करती हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से आपकी क्या आया, आर्टरी आई, यहाँ से आपकी आर्टरी आई। अब हम ये देखते हैं ये आर्टरी ऐसे पतली पतली ट्यूब्यूल्स में टूट जाती हैं, और ये पतली ट्यूब्स और कुछ नहीं है, ऐसे। ये पतली ट्यूब्स और कुछ नहीं है, ये कैपिलरी है, एंड अल्टीमेटली ये बाद में यहाँ पे ऐसे आर्टरीज का फॉर्मेशन कर लेती हैं, वो वेन का। तो मतलब कि ये आर्टरी है और ये आपकी वेन है। तो हम ही देखते हैं कि जो कैपिलरी है, ये जो बीच में कैपिलरी है आपकी, ये आर्टरी और वेन को आपस में जोड़ रही है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आप खुद देखो वहाँ पर बात चली थी कैपिलरी के थिन होने की। अब थिन होने का मतलब है कि क्योंकि मैम वो एक्सचेंजिंग पार्ट में यूज होनी है, रीज़न ये होना चाहिए था। तो हम ये देखेंगे असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही हैं, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। समझ में आई वाली चीज़ें नहीं आई समझ में, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आंसर विल बी बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियुलर एयर एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लीजिए ये है आपके पास एल्वियुलाई, वेट,
देखो ये है, ओहो ये ब्लू ही बनेगी आज, मैं भी इसको ब्लू नहीं बनाऊंगी। देखो ये एल्वेलाई है आपकी, क्या है स्टूडेंट, ये है आपकी एल्वेलाई। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि यहाँ पर आ रही है आपकी ब्लड वेसल, कैपाइलरी आ रही है ना यहाँ पे आपकी। अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैपाइलरी है और ये है आपकी एल्वेलाई। तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू बहुत सारी ऑक्सीजन आती है बाहर, ओहो बहुत सारी ऑक्सीजन आती है बाहर से, एंड ब्लड में आपकी यहाँ पर बहुत सारी CO2 होती है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, ये डिफ्यूजन के थ्रू, ये ऑक्सीजन है, ये डिफ्यूजन के थ्रू इधर आ जाती है, और ये जो CO2 है डिफ्यूजन की तरफ, डिफ्यूजन की हेल्प से उधर चली जाती है। डन। तो ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई एयर एंड रिलीज CO2 ड्यूरिंग एक्सचेंज। करेक्ट। वो क्या लाता है, एल्वुलर साइड से ऑक्सीजन को लेकर आता है और उसमें CO2 छोड़ देता है। ये बात बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एल्वुलर एयर। अभी ये बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है एल्वुलर एयर में। तो आपको इसका आंसर क्या लग रहा है, मतलब कि मैम यहाँ पर आपका ऑक्सीजन सही है, वो ऑक्सीजन कह रही हूँ, असर्शन भी सही है एंड रीज़न भी सही है। तो रीज़न इज द, तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ए हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है कि ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है एल्वुलाई से और CO2 दे देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलाई में ज़्यादा होती है यहाँ पर, इस वजह से ऑक्सीजन ईजिली कहाँ पर आ जाती है, आपकी ब्लड वेसल के अंदर आ जाती है। डन, आगे बढ़ जाऊँ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो असर्शन क्या बोल रहा है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ऐसा कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। जो लार्जेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज 6.5 मीटर इन लेंथ। क्या, तो स्टूडेंट ये असर्शन तो हो गया गलत। डन, ओके। बिकॉज, अब बिकॉज लगा लो, टाइगर हैज शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हार्बीवोर। देखो स्टूडेंट, असर्शन तो गलत है, आंसर तो यहीं से तुम पकड़ लोगे कि असर्शन गलत है। मैम असर्शन एक में ही फॉल्स होता है, रीजन एक का ही ट्रू होगा यहाँ पे, बट हम एक बार पढ़ेंगे कि रीजन क्यों सही है। टाइगर है शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन देन हार्बीवोर। देखो टाइगर क्या है, टाइगर है कार्निवोर। क्या है टाइगर स्टूडेंट्स, टाइगर है कार्निवोर। तो अगर टाइगर कार्निवोर है तो टाइगर को तो मीट ही डाइजेस्ट करना है, तो मीट डाइजेस्ट करने के लिए इतना टाइम नहीं लगता है, बट हार्बीवोर्स को डाइजेस्ट करना होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में लगता है टाइम, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है लेंदी एज कंपेयर टू द कार्निवोर। तो ये रीजन हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। असर्शन, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है मैम, जहाँ पर ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है स्टूडेंट, वो साइट होती है रेस्पिरेशन की सेल के अंदर। ये बात तो सही है, बट ये रीजन भी सही है और ये असर्शन भी सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पे आपने ये चीज कहाँ से डाल दी कि माइटोकॉन्ड्रिया साइट है। ये बात अपने में सही है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। समझे वाला पॉइंट आप लोग नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ जाऊँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, द बोमन कैप्सूल एंड द टिब्यूल टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। जो बोमन कैप्सूल होता है स्टूडेंट और जो टिब्यूल होता है वो मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, नेफ्रॉन बनाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई भी थी कि जो आपका नेफ्रॉन है वो बेसिकली बोमन कैप्सूल और टिब्यूल से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स, टिब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, बिकॉज द फंक्शन ऑफ टिब्यूल इज टू अलाउ द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, सॉल्ट एंड वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। भाई बात चल रही थी नेफ्रॉन की, अब ये लेकर आ गए बिकॉज टिब्यूल क्या करता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। ये सब कुछ बात सही है कि टिब्यूल के अंदर, टिब्यूल क्या है, जैसे ये बोमन कैप, जैसे कि ये नेफ्रॉन है, देखो ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल हो गया, फिर ये हो गया आपका टिब्यूल पार्ट। ये जितना भी है ये आपका टिब्यूल पार्ट है। तो ये पीसीटी, हेनली लूज एंड डीसीटी ये रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। पीसीटी में आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कैसा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है।
पीसीटी में आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, इन सब का। तो इसका असर्शन भी सही है, इसका रीज़न भी सही है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, बिकॉज आप वहाँ पे बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि नेफ्रॉन को कौन बना रहा है, और आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि फंक्शन क्या है। मतलब बात तो चल, अगर हम यहाँ पे कोई ट्यूब्यूल की बात चल रही होती तो अब हम यहाँ पे रीज़न दे सकते थे, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। समझे वाला पॉइंट? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो उसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए ये बात आपको अच्छे से पता है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस होता है स्टूडेंट्स, उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके ट्रिप्सिन, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो हम ये देखते हैं ये जो पैनक्रियाटिक जूस है स्टार्च, प्रोटीन, फैट सबको डाइजेस्ट कर रहा है बिकॉज इट कंटेन्स digestive enzymes, because pancreatic juice contain digestive enzyme like pancreatic amylase, trypsin and lipase। करेक्ट, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि इसके पास digestive enzyme होते हैं जैसे कि आपका amylase, trypsin फॉर प्रोटीन, ये पता है माइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, किसको, जो लिपिड को डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन, आगे बढ़ जाओ, चलिए आगे बढ़ जाइए। Next question. This is the last question. This is the last question of this session. Assertion. The accumulation of lactic acid in the muscle causes muscle cramps. Correct. आपको जो अच्छे से पता होगी स्टूडेंट, जब आपकी मसल को ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो एनएरोबिकली रेस्पिरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देती है। तो हम ये देखते हैं कि उस दौरान वो वहाँ पर फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का एंड साथ में एटीपीज का। तो ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये मसल क्रैम्प्स को कॉज करता है। क्या कॉज करता है? मसल क्रैम्प। तो बिकॉज ड्यूरिंग विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज लैग मसल रेस्पायर एनारोबिकली। तो ये बात भी सही है एंड ये बात भी सही है, क्योंकि जब आप बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी मसल एनारोबिकली क्या करने लगती हैं, रेस्पिरेशन करने लगती हैं। तो असर्शन भी सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, रीजन भी सही हो जाएगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आई ये चीज़ें? नहीं समझ में आई? जल्दी से बताइए भाई। तो इसी के साथ आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, और आई होप आपको इससे ये चीज़ तो लगानी आ गई होगी कि असर्शन रीजन डील कैसे करे जाते हैं। समझ में आई चीज़ या नहीं समझ में आई? अगर भाई सेशन पसंद आया तो लाइक कर दो इसी बात पे सेशन को। और एक और चीज़ वापस से बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर उसको वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो भाई बने रहना मेरे साथ। नेक्स्ट सेशन में ऐसी धमाकेदार सेशन भी वो रहने वाला है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं MIQs। क्या MIQs हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके हैं जो मुझे लगते हैं कि आपको कराने चाहिए। तो भाई जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।